क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन इज cis is trans B are in equilibrium. Cis A trans B is a first order in both direction. Is a first order in both direction. Full stop. The equilibrium constant is K equilibrium is 0.1 and KF given 3 into 10 की पावर -4 per second. KF equal to 3 into 10 की पावर -4 per second. Full stop. Starting from pure cis form. Starting from pure cis form. How long will it take for half of the equilibrium? How long it take for half of the equilibrium amount of the trans isomer to be formed? Half of the equilibrium amount of trans isomer to be formed. बताएं जल्दी से. What is the answer? Okay. Cis A gives trans B is a first order in both direction. The equilibrium constant is 0.1. And Kf is 3 into 10 to the power -4 per second. Starting from pure cis form. How long will it take for half of the equilibrium amount of the trans isomer to be formed? तो सबसे पहले देखो ये अपने को K इक्विलिब्रियम दिया बेटा, तो K इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट Km अपॉन Kb होगा इस रिएक्शन के लिए. बेसिकली हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kb की जरूरत होगी. Kf किसने दिया, तो दिस इज जो 0.1 ये दे रखा है इन्होंने 3 into 10 की पावर -4 डिवाइड बाई Kb. तो आप यहां से Kb निकाल लो. Kb इक्वल टू 3 into 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 0.1. मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको ऐसे बना लो. तो Kb हो गया कितना 30 into 10 की पावर -4. अब जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है वो मैं समझा रहा हूं आपको. क्वेश्चन का क्या कर रहा है, सिस किसी का ए है और ट्रांस ये दोनों इक्विलिब्रियम पे. एक्चुअली यहां पे करेक्शन कर लेना, ट्रांस भी नहीं है, ट्रांस ऑफ ए है. ओके, सिस ऑफ ए, ट्रांस ऑफ ए. ठीक है. अब देखो अगर मैं यहां से केवी निकाल लिया तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपने शुरू में मान लो ए नोट लिया है
t इक्वल टू 0। अगर t इक्वल टू t है, a नॉट माइनस x, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, a नॉट माइनस xc और ये बेटा xc। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आपसे बोला स्टार्टिंग फ्रॉम पियोसिस फॉर्म हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ द ट्रांस आइसोमर टू फ्लो। मींस ये टाइम बताना है जिस समय आपका जो ट्रांस है वो इस इक्विलिब्रियम अमाउंट का हाफ फॉर्म। कहने का मतलब इसने डायरेक्टली क्या दिया है, x इक्वल टू x इक्विलिब्रियम बाई 2। तो इस समय का समय मांगा है कि आपको जब x इक्विलिब्रियम बाई 2 हो जाए तो कितना टाइम लगेगा। हमने ड्राइव किया था, चलो उसी से चलते हैं। ड्राइवेशन क्या था, kf प्लस kp इक्वल टू 1 बाई टी ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x। यही था। तो मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम को सेट दिया। kf की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और kb की वैल्यू अभी निकाला आपने 30 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू ln। अब x इक्विलिब्रियम को मैंने x इक्विलिब्रियम रख दिया क्योंकि मुझे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x इक्विलिब्रियम पता है। तो x इक्विलिब्रियम को x इक्विलिब्रियम रख सकते हैं। ये क्या होगा बेटा, x इक्विलिब्रियम माइनस x इक्विलिब्रियम बाई 2। आप देखो दिस इज नथिंग बट 1 बाई 33 इंटू 10 की पावर 4 ln। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x इक्विलिब्रियम कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस हाफ कर दो तो हाफ बचेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज ln 2। सबको पता है ln 2 इज नथिंग बट 0.693। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो आपको होमवर्क में करना, मतलब असाइनमेंट के तौर पे आपको देना हो, उसको आपको सॉल्व करना है। जो वीडियो देखेंगे वीडियो वालों को, और उसको नेसेसरी है सबको भेजना। ऐसा नहीं चलेगा कि सर नहीं भेजे तो चल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको भेजना ही पड़ेगा। क्लियर रास्ता ये लिख लिया? यस सर। चलो लिखो, फोरियर रिवर्सिबल, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके मुझे भेजना है आपको। फोरियर रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फोरियर रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसे भी KF एंड KB। KF की वैल्यू दी आपको, KF इक्वल टू 0.015 पर सेकेंड एंड B इक्विलिब्रियम by A equilibrium, concentration of B equilibrium divided by concentration of A equilibrium equal to 4। ठीक है, if condition is given, if A naught equal to 0.01 molar and B नॉट इक्वल टू, यहां तक लिखो, एंड B नॉट इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन दिया है, फोरियर रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives B KF KB, KF इक्वल टू 0.015 per second and concentration of B equilibrium divided by concentration of A equilibrium equal to 4 if A naught equal to 0.01 molar and B naught equal to 0। यहां तक लिखने के बाद आगे लिखना, what will be the concentration of B after 30 seconds? What will be the concentration of B after 30 seconds? So this is your homework. Question is
ए गिव्स बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, केएफ की वैल्यू दिया 0.015% and concentration of equilibrium divided by concentration of equilibrium equal to 4 if A naught equal to 0.01 molar and B naught equal to 0, what will be the concentration of B after 30 second? 30 सेकंड के बाद concentration of B कितना होगा बेटा, ये आपको फाइंड करना है. ओके, तो इसको आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन. नाउ दिस इज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स. तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री. तो चलो न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या बोलता है. क्या केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट? हाँ, मैं भी दे रहा हूँ, उनको बना के देंगे आपको असाइनमेंट. ठीक है, ओके सर. आज आपको जाना है असाइनमेंट ना, तो आज मिलेगा आपको, शाम तक चला जाएगा. न्यूक्लियर केमिस्ट्री. अब जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. तो इसको सेकेंड नाम से हम जानते हैं रेडियो एक्टिविटी. तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या और हम लोग किससे डील करेंगे. तो इसी चैप्टर को बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी. यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में डील करेंगे हम लोग. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हो तो सिंपल टाइप के रिएक्शन होते हैं. तो अगर मैं बात करूं अमोनिया की फॉर्मेशन की, N2 plus 3H2 gives you 2NH3. तो ये आपका क्या है बेटा, सिंपल रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नॉन एज सिंपल रिएक्शन. ओके, अगर ये सिंपल रिएक्शन है तो अगर आपको इसको बैलेंसिंग करा आपने, तो आपने किस चीज को बैलेंस किया, आपने चार्ज और मास को बैलेंस किया या एटम को बैलेंस किया. तो यहां पे जो बैलेंस होता है, तो बैलेंसिंग रूल जो होता है बेटा यहां पे, तो टू बैलेंस चार्ज एंड मास एज वेल एज एटम. तो ये सारे प्रिंसिपल को लोग यहां पे फॉलो करते हैं, एज वेल एज एटम. तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है नॉर्मल रिएक्शन. बट व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन में आप क्या करते हो. तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं. अगर अपने पास C6 14 है, तो मैंने इसका रिएक्शन कराया और सपोज ये कन्वर्ट हो जा रहा है नाइट्रोजन 714 आफ्टर गिविंग यू E-10. दिस इज नोन एज बीटा एमिशन. तो यहां पे बीटा पार्टिकल इसने यूज किया, बीटा एमिशन. तो इस केस में आप क्या करोगे, आप किस चीज को बैलेंस करोगे. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तब हमारा चार्ज और मास बैलेंस का प्रिंसिपल काम नहीं करता है. तो यहां पर बेसिकली हम लोग बैलेंस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. तो इन दिस केस वी बैलेंस एटॉमिक नंबर एंड मास. बेसिकली इस केस में बेटा हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बैलेंस करा करते हैं. अब देखो, जैसे यहां पे अपने मास बैलेंस करते हो तो आपको LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि जो रिएक्टेंट में मास है वही प्रोडक्ट में मास होना चाहिए. तो सेम यहाँ पे एटॉमिक नंबर को बैलेंस करेगा, दूसरी बार क्या करेगा, मास नंबर को बैलेंस करेगा. तो अगर आप एटॉमिक नंबर बैलेंस करते हो तो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर को Z लिखो, Z ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू समेशन ऑफ Z, समेशन क्यों लगा देता हूं मैं, समेशन ऑफ Z ऑन राइट हैंड साइड. तो आप इस रिएक्शन को देखो, यहां पे कितना बेटा 6 है, तो इसका एटॉमिक नंबर है ना, यहां पे कितना होगा 7 - 1 दैट इज 6, बैलेंस है. नेक्स्ट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मास नंबर को बैलेंस करना है. तो मास नंबर को मैं A लिखता हूं. तो टोटल A इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टोटल A इन राइट हैंड साइड. ओके, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं. यहाँ पे 14 प्लस 0 14, तो बैलेंस. तो बेसिकली इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन.
अब यहाँ पे देखो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इमिशन किसका हो रहा है, अल्फा बीटा, ये सारे पार्टिकल का इमिशन होगा, पॉजिट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे चीजों को हम लोग कहां पे डील करते हैं, दिस थिंग्स इज डील इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम में हम लोग डील करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम दिया। ओके, तो अगर आपको पता होगा, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, तो वहां पे क्या किया गया, तो हमारे पास बेरिलियम की न्यूक्लियाई होती है, बेरिलियम एटम की न्यूक्लियाई में क्या करते हैं हम लोग, बम्बार्टमेंट कराते हैं अल्फा पार्टिकल से। तो ये आपका बेरिलियम न्यूक्लियाई होता है बेटा, 4 नहीं, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपने एटॉमिक का स्ट्रक्चर बनाए होंगे और यहाँ पे भी इसका रोल आएगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियाई पॉजिटिव चार्ज हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते, ध्यान रखना। नाउ अब अगर यहाँ पे बात करें बेरिलियम से क्या बन जाएगा, C614 प्लस एक न्यूट्रॉन बाहर होता है। तो यहाँ पे भी इसी प्रिंसिपल को आपको लगाना है। एटॉमिक नंबर देखो बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है, 4/6, 6 + 0 is 6। नो मास नंबर को बैलेंस करो, 9 + 4 दैट इज 13। ओके, C612 करेक्शन कर लेना, 9 + 4 13, 12 + 1 दैट इज 13। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो इसको आप कॉपी करो और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बेसिकली हमें रिएक्शन के बारे में डील नहीं करना है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। जल्दी से इसको कॉपी करो, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखो। तो डेल्टा जेड एलएचएस के बारे में क्या होता है, डेल्टा जेड एलएचएस इक्वल टू समेशन ऑफ जेड एट एलएचएस, एटॉमिक नंबर है ये बेटा, ये समेशन ही है, ये समेशन का साइन मैंने लगा दिया है कि अगर एक से अधिक होगा, यहां भी समेशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। ये समेशन का साइन लगाया समझ, मैथ वाला समेशन है बेटा। इसमें हम लोग फिर से आएंगे जब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सब पढ़ेंगे। तो कंप्लीट कर ली, चलो बेटा नेक्स्ट लिखो इस चैप्टर का मीनिंग, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with, the branch of physical chemistry which deals with, branch of physical chemistry which deals with nucleus and changes related with the nucleus and changes related with the nucleus is known as nuclear chemistry, is known as nuclear chemistry. The branch of physical chemistry which deals with, the branch of physical chemistry which deals with nucleus and changes related with the nucleus is known as nuclear chemistry. उसे हम लोग बेटा बोलेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नौ अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अपने टर्म रेडियो एक्टिविटी, कि रेडियो एक्टिविटी हम किसे करते हैं। अब हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बेटा, अगर उसको मैं इस कमरे में रख देता हूं, मैं अपने क्लासरूम में, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक फेनोमेना होगा जिसके कारण क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा रेडिएशन का। तो उस स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन को जो फेनोमेना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब उसका काउज क्या है इसको आगे बताऊंगा। अब जब इमिट कर रेडिएशन तो उससे आपको कौन कौन सा रे मिलेंगे, अल्फा रेज, बीटा रे एंड गामा रेज। देन व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेज, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक कमरे में रख देते हैं, रूम में रख देते हैं, तो दे स्टार्ट इमिट देयर रेडिएशन स्टार्ट कर देते हैं इमिट करने के लिए। अब इमिट हो जाता है रेडिएशन तो उससे किस कौन सा रे निकलता है, अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी है उसका मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रेडियो एक्टिविटी। दिस इज योर हैवी ब्लॉक। एक हम लोग हैवी ब्लॉक लेते हैं, मतलब कमरा टाइप का मान लो। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सैंपल ले लेते हैं। दिस इज योर रेडियो एक्टिव सैंपल। This is our radioactive sample. या substance। अब क्या होता है, इसको हैवी ब्लॉक में रख लिया। अब ये क्या करेगा बेटा, जैसे ही यहां पे रखोगे स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन, रेडिएशन स्टार्ट करेगा। तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक प्लेट या इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिजिक्स में करते हो। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दिया। अब जैसे इलेक्ट्रिक प्लेट लगाया तो जो यहां से रे निकल रही है उसको हम लोग ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, राइट। ऑब्जॉर्व कर रहे हैं कि रे हमारे पास जो बेटा निकल रहा है वो कैसा होगा। तो इसके दो एंड होंगे, एक क्या होगा बेटा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा नेगेटिव। तो दिस इज योर पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। तो कुछ रेज जो होते हैं वो यहां से निकले के डिफ्लेक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर। कुछ रेज जो होते हैं वो आपके डिफ्लेक्ट हो जाते हैं बेटा नेगेटिव प्लेट की ओर, विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। ये तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कौन सा होगा, जिसके खुद के पास नेगेटिव चार्ज होगा। ऑब्वियसली बात है, तभी तो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है। और जिसके खुद के पास पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा वो डिफ्लेक्शन नेगेटिव प्लेट की ओर शो करेगा जब आप इलेक्ट्रिक प्लेट अप्लाई करते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली बोलते। नाउ जिसने कोई भी डेविएशन शो नहीं किया वो सीधी चले गया, इसका मतलब वो खुद क्या है, न्यूट्रल है। तो बेसिकली जो बीटा रेज होते हैं बेटा उस पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो पॉजिटिव प्लेट की ओर आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बीटा रेज, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा रेज। अब आपको पता है अल्फा रेज इज नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा रेज। तो दिस इज योर अल्फा रेज, क्योंकि इसके पास खुद के पास क्या बेटा पॉजिटिव है। तो ये हमारे पॉजिटिव रेज होते हैं और ये हो गया बेटा नेगेटिव रेज। नो जिसने डेविएशन शो नहीं किया दिस इज योर गामा रेज। तो ये हमारा क्या हो गया गामा, और इसका नेचर कैसा होता है न्यूट्रल। इस फिगर के बनाने के बाद आप लिखो रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशन। ओके
लिखिए बेटा, हो गया क्लियर आस्था अनमोल? Yes, sir. चलो बेटा लिखो डिफिनेशन। फेनोमेना ऑफ a spontaneous emission of radiation, phenomena of a spontaneous emission of radiation, phenomena of a spontaneous emission of radiation by radioactive substance, by radioactive substance, by radioactive substance is known as radioactivity, is known as radioactivity। बेसिकली अब ये बेटा टू टाइप्स के होते हैं, है ना? दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल। तो फर्स्ट में लिखो बेटा नेचुरल, रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल क्या होंगे? वैसे सब्सटेंस जो अपने आप रेडिएशन इमिट करेंगे। द सब्सटेंस which emits radiation by itself, जो नेचुरल होते हैं बेटा वो अपने आप रेडिएशन इमिट करते हैं, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में क्या होगा? वैसे सब्सटेंस जो अपने आप रेडिएशन को इमिट नहीं करेंगे, बट आप रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को वहां पे रख दोगे या तो उसके ऊपर फोल्ड करवाओगे तो वो रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप नेचुरल का पहले लिख लो, फिर मैं आर्टिफिशियल का लिखाता हूं। क्या नेचुरल? एक्चुअली जितना भी बेटा जो आपका रेडियम वगैरह हुआ है वो सारे तो नेचुरल ही है ना, उसको रखोगे अपने आप इमिट करेगा रेडिएशन। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वाले में और सेकंड में रेडियम और फ्रांसियम, सुना है ना? तो ये सारे नेचुरल है। जैसे भी कार्बन का हमने कराया था, तो कार्बन को क्या कराया? बम्बार्टमेंट कराया बेटा, या तो बेरिलियम पे बम्बार्टमेंट कराया, उसके बाद फिर रेडियो एक्टिविटी हो गया उसमें। उसके बाद क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल से आपने उसमें रखा, उसके बाद वो बम्बार्टमेंट से हुआ, तो वो आर्टिफिशियल होगा। बाकी जो आपका फ्रांसियम हो गए, रेडियम हो गए, ये सारे क्या होते हैं? अपने आप शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारे जो नॉन एलिमेंट अभी हैं, और बाकी जो आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिनके एटॉमिक नंबर बहुत ही हाई होते हैं या एटॉमिक मास बोल सकते हो, वो सारे क्या होंगे? नेचुरल शो करते हैं। क्लियर है? चलो लिखो अब इसका आर्टिफिशियल का। दिस सब्सटेंस विच डज नॉट emit, the substance which does not emit radiation, the substance which does not emits radiation by itself, the substance which does not emit radiation by itself is known as artificial, but when your radioactive elements fall, when the radioactive element fall on it, but when your radioactive element fall on it, they start, when your radioactive element fall on it, they start emit radiation. They start emit radiation.
दोनों क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा सीरीज में, जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नेचुरल कौन सा है, आर्टिफिशियल कौन सा है। एक सीरीज ही बनाएंगे, रेडियो एक्टिव सीरीज को बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो नेचुरल होंगे, जो आर्टिफिशियल होगा वहां समझ में आ जाएगा तुम्हें। और ऐसे भी मैंने 2 एलिमेंट आपको बता दिया है। हैवी एलिमेंट के सारे वो जो सीरीज फॉलो करेंगे ना, वो सारे नेचुरल होंगे, बाकी जो दूसरे वाले सीरीज फॉलो करेंगे आर्टिफिशियल होगा, रेडियो एक्टिव सीरीज में फॉर्म होगा। अब आगे लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, इनके प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप कॉलम बनाओ, 2 कॉलम, ये बेटा प्रॉपर्टीज के लिए बनाओगे ना। इसके बाद यहां पे अल्फा, यहां पे बीटा, और यहां पे आपका गामा। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, दैट इज मास। अगर हम मास की बात करें बेटा, तो मास क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं बेटा। तो इसका जो मास होगा नथिंग बट 4 mu, और आपको पता है 1 mu इक्वल टू नथिंग बट 1.67 into 10 की पावर -27 kg या -24 ग्राम। तो इसको ग्राम में आप चेंज कर सकते हो, सही है। तो मैं लिख ही देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है आपको। 4 into 1.67 into 10 की पावर -27 kg। ओके, नाउ इसका बीटा पार्टिकल क्या है, नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ही बेटा। तो इसका मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, दैट इज 9.1 into 10 की पावर -13 kg। और गामा पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल होता है, इसको क्या लिखते हैं, मासलेस। चार्ज, अब ये हीलियम न्यूक्लियर है बेटा, तो इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा +2 यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा +2 यूनिट का। इस पे -1 यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज मतलब बेटा जो 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर -19। तो अगर -1 यूनिट बोला तो 1.6 into 10 की पावर -19 माइनस के साथ, इसमें 2 है तो 2 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, सही है। और ये क्या होता है, न्यूट्रल रहेगा, इस पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ये इसके लिए न्यूट्रल होता है। नो आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये नथिंग बट बेटा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, बीटा पार्टिकल -10, गामा इसको बोलते हैं फोटोन, Hν। तो गामा को हम लोग Hν से डिनोट करते हैं, दैट इज योर फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन से इनको गामा। आगे स्पीड, अब इनकी स्पीड क्या क्या होगी वो देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है बेटा उसका लोअर स्पीड होता है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/10 इंटू द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसका जो स्पीड होता है नियरली
इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसका जो स्पीड होगा बेटा एच न्यू है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो दैट मींस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, इसको होगा स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको पता है सबको कि स्पीड ऑफ लाइट हमारा कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब दो प्रॉपर्टीज हमारे पास सब बच्चे, मैं इधर लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी अल्फा बीटा एंड गामा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पेनिट्रेशन। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी बेटा वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि आप कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो क्या होता है, जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतना ही थिन कॉइल को पेनिट्रेट करने की संभावना होती है। तो कहने का मतलब इसकी स्पीड देखो 1/10 स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, इसका नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है और इसका स्पीड ऑफ लाइट है। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे मैक्सिमम किसका होगा, आप बोलोगे सर गामा पार्टिकल का। तो गामा आप देखोगे मैक्सिमम है ना, तो गामा पार्टिकल का आपका मैक्सिमम है बेटा, इसका क्या होगा मिनिमम, और बीच वाले का क्या होगा इंटरमीडिएट, इसका इंटरमीडिएट। लास्ट हमारे पास बच गई आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पावर। तो जो हमारा हीलियम न्यूक्लियाई है, तो ये गैस है, तो इसका मैक्सिमम होगा, इसका इंटरमीडिएट होगा और इसका क्या होगा बेटा मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन पावर है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज कॉपी कर लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे बताऊंगा काउज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कॉपी हो गया, स्थान मूल। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं काउज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसका कारण क्या है, काउज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इस पे लिखो, बेसिकली क्या है, साइंटिस्ट जब ऑब्जर्व कर रहे थे कौन से एलिमेंट हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो अपने एमिशन को रेडिएट करेंगे या इमिट करेंगे, राइट। तो उन्होंने पाया कि जिनका N/P रेशियो, N/P मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 to 1.6 होता है, वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो नॉर्मली आप एलिमेंट देखोगे बेटा 20 तक वाले जितने भी हैं सारे के N/P का रेशियो आप देखो नियर अबाउट 1 to 1.6 तक आता है, राइट। तो हाईली स्टेबल होते हैं, तो इमिट रेडिएशन नहीं करते। बट जिन एलिमेंट का N/P की रेशियो लेस देन 1 हो गया और ग्रेटर देन 1.6 हुआ, वो क्या हो जाते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो अगर उनको स्टेबल होना है, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल दे इमिट रेडिएशन, वो रेडिएशन इमिट करने लगते हैं, जिसे हम लोग कहा देते हैं रेडियो एक्टिविटी देते हैं। तो आप लिखो on observing the elements emit radiation, on observing
the elements emit radiation. Scientists found that the elements having n by p ratio in between 1 to 1.6. Scientists found that the element having n by p ratio in between 1 to 1.6 are highly stable, but the element having n by p ratio less than 1 or greater than 1.6, but the element having n by p ratio less than 1 or greater than 1.6 is found to be unstable. Full stop. Is found to be unstable. Full stop. In order to become stable, they start emit radiation. And so radioactivity. In order to become stable, they start emit radiation, and so SHO radioactivity. ओके, तो पहले इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं बेटा ये क्या बोलता है. n by p नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड p इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो चलो ग्राफ से समझाता हूं मैं इसको, ये क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, दिस इज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन and this is your n, and this is your number of proton, and this is your okay. तो ये सीरीज क्या बोलते हैं बेटा? अब ये क्या होगा, यहां पे जो n बाई पी का रेशियो हुआ, जो हमारा n बाई पी रेशियो इस रीजन में बेटा 1 to 1.6 के बीच में होगा. अगर इसके बीच में होगा तो जो ये रीजन है वो क्या होगा, स्टेबल रीजन में आएगा. तो दिस रीजन इज नोन एज स्टेबल रीजन. तो ये बेटा आपका स्टेबल हो गया. अब यहां पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन यहां इसके इधर अंदर आएंगे बेटा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी कम है. तो यहां पे जो आपका n बाई पी रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा दिस रीजन में. अब इस रीजन में n बाई पी की रेशियो, सॉरी यहां पे करेक्शन कर लेना, ग्रेटर देन 1.6. यहां पे n बाई पी की रेशियो लेस देन 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके इंक्रीज कर रहे हैं. ये नीचे वाला रीजन बता रहा हूं मैं.
अब इनका संभावना क्या है, ये भी अस्टेबल होना चाहते हैं, तो अस्टेबल होने के लिए इनको इस रीजन में आना पड़ेगा बेटा। तो इस रीजन में आने के लिए क्या करेंगे, इमिशन रेडिएट इमिट करेंगे, राइट। तो इसको भी आपको इस रीजन में लाना है, और ये भी चाहता है कि मुझे इस रीजन में आना, तो ये क्या करना लगेंगे, इमिशन अपना जो रेडिएशन है वो इमिट करेंगे बेटा। तो आप इस चीज को बना लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कैसे वो इमिट करेंगे, इस रीजन वाले क्या करेंगे और इस रीजन वाला क्या करेंगे। चलो, तो यहां पे इसके बाद हम लोग केसेस को करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू। क्या क्या केसेस हमारे पास है, तो आप फिगर पहले ड्रॉ कर लो। अब यह इस रीजन में क्या बेटा, n/p की रेशियो बहुत हाई है, तो उसको क्या करना है, लो करना है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, फर्स्ट केस बनाओ, केस 1 p रेशियो इज हाई। फिगर बना लिया सबने, फिगर हो गया आपका। Yes, sir. तो इसमें लिखो केस 1 n/p रेशियो इज 5, उसमें लिखो n/p रेशियो कैन बी डिक्रीज्ड बाय n/p रेशियो कैन बी डिक्रीज्ड बाय बीटा इमिशन। n/p रेशियो कैन बी डिक्रीज्ड बाय बीटा इमिशन। n/p रेशियो कैन बी डिक्रीज बाय बीटा इमिशन। अब बीटा इमिशन आप जब करवाओगे बेटा, तो n/p का रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आपके पास C614 है, दिस इज एन एग्जांपल, इससे बीटा इमिशन करवाओ, नाइट्रोजन 714 में कन्वर्ट होगा। अभी हमने बीटा का साइन दिया था बेटा, -1, तो ये आपका बीटा है। तो इससे आप क्या करोगे, n/p के रेशियो को डिक्रीज करोगे। तो जरा मुझे यहां बताओ बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, n इज फॉर न्यूट्रॉन, p इज फॉर प्रोटॉन। अब इस केस में n/p रेशियो निकालो, दिस इज योर 8/6। नाउ जब इसने बीटा इमिशन किया, तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ मुझे, तो आप बोलोगे सर 7, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 7। इसका n/p का रेशियो निकालो, दिस इज नथिंग बट 7/7, दिस इज 1, और इस 6/8 बेटा, तो बड़ी से बड़ी आएगी। तो आपने बेसिकली क्या किया, n/p के रेशियो को डिक्रीज किया जब बीटा इमिशन हुआ। तो यहां से देखो इसका रेशियो आप निकालोगे, 6 1 6, 2 3, तो 1.33। तो यहां पे n/p का रेशियो हाई था, और यहां पे क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, और यहां पे हाई था। इसलिए हुआ जब आपने बीटा इमिशन कराया। तो n/p रेशियो हाई होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा इमिशन होगा, डिक्रीज करने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा बीटा इमिशन हमें कराना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट केस। तो इसको कॉपी करो जल्दी से। केस नंबर 2, n/p रेशियो is low. Case number 2 is n/p ratio is low. इस पर लिखना n/p रेशियो कैन बी इंक्रीज, वहां लिखा डिक्रीज, यहां पे इंक्रीज होगा। n/p रेशियो कैन बी, क्योंकि ये वाला रीजन वाला इसमें आना चाहेगा, तो इसमें आना चाहिएगा, तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो n/p रेशियो कैन बी इंक्रीज्ड बाय, n/p रेशियो कैन बी इंक्रीज्ड बाय
increased by emission of alpha particle can be increased by emission of alpha particle emission of positron लिख लिया एंड k इलेक्ट्रॉन कैप्चर। मैं फिर से बोल देता हूं, N/P रेशियो कैन बी इंक्रीज्ड बाय emission of alpha particle emission of positron and k electron capture ओके। ना बारी बारी से मैं सबको समझाऊंगा, पहले अल्फा पार्टिकल के पास चलते हैं, उसे समझाते हैं कैसे N/P की रेशियो बढ़ेगी बेटा, ठीक है। तो केस 2 का जो फर्स्ट हमारा है दैट इज इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। चलो हम लोग फर्स्ट केस ही करने वाले हैं, दैट इज emission of alpha particle। अल्फा पार्टिकल का इमिशन अपने को करना है, उसके फेनोमेनों को देखना है। तो अल्फा पार्टिकल ही नथिंग बट बेटा क्या होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकले। तो चलो हम लोग फास्फोरस को ले रहे हैं और मैं उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फास्फोरस इज नथिंग बट 1530 होगी। अब अपने को इमिशन किसका कराना है अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल लिखो साइड में He2। अपने को क्या बैलेंस करना होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो 15 में से 2 चला गया बेटा, तो टोटल तो इधर भी 15 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 13। तो 13 किसका होता है, तो आप बोलोगे सर एल्युमिनियम का। तो आपको यहां से आइडिया लग गया कि एल्युमिनियम का हमारा 13 होता है। ओके, एल्युमिनियम इज 13। नाउ अगर हम लोग यहां पे बात करें बेटा, समझना मेरी बात को, अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो ये आएगा, लेकिन एल्युमिनियम का मास बैलेंस को 31 में 4 गया कितना होगा 27। अब अपने को N/P निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस केस इज 16 एंड प्रोटॉन इज 15। N/P की वैल्यू जो आ रही है दिस इज योर 16/15। यहां पे अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारा है दैट इज 13, तो N/P का रेशियो निकालोगे तो 14/13। तो आप इन दोनों वैल्यू में देखिए ना, ये वाला जो वैल्यू है वो बढ़िया आ गई, इसको सॉल्व कर सकते हो। 15 0.160 है, तो 1.0 इसको करो तो 1 पॉइंट कितना आएगा 0 0.6 के नियर बोला। और ये कितना है बेटा 1.07, तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी उससे, तो इसलिए इसको N/P के रेशियो को क्या किया यहाँ पे इंक्रीज किया। क्लियर है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट अल्फा पार्टिकल। अब इसके आगे देखते हैं बेटा, सेकेंड इसमें है इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। तो सबसे पहले समझते हैं पॉजिट्रॉन क्या है। इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, तो सबसे पहले आप समझो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन कुछ नहीं बेटा पॉजिटिवली चार्ज।
बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर, या तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली इसका सिंबल क्या होता है E+1। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा पॉजिट्रॉन है। अब यहां पे क्या कराना है, पॉजिट्रॉन का इमिशन कराना है। तो हमारा N/P का वैल्यू कैसे बढ़ेगा वो देखना है। तो यहां पे हम देखते हैं इसका सेकंड केस का। देखो अपने पास मान लो सोडियम है, मैं बैटरी एग्जांपल ले रहा हूं 1123। अब इसको क्या करोगे भाई, पॉजिट्रॉन निकालना अपने को, तो मैंने निकाल दिया +1 0। तो यहां पे क्या होगा बेटा, 10 वाला बचेगा, और 10 किसकी होती है, आप बोलोगे सर नियॉन की, और 823। तो ये मास नंबर बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग इमिशन करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जो ये आपको निकला, दिस इज नोन एज पॉजिट्रॉन। इसका नाम हमने दिया है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिट्रॉन। तो N/P का रेशियो आप देख लें, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं N/P कितना होगा बेटा, 12/11, और इस केस में N/P निकालोगे दैट इज 13/10, ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने पॉजिट्रॉन समझाया, इसको इसे डिनोट करते बेटा। तो पहले जिसको निकालना है उसको निकाल दो, उसके बाद क्या देखना है कि जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो किसका है। तो अब जब इसको निकालो बेटा, इससे कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो यहां पे कितना है 11, तो ये 1 चला गया, इसके पास कितना बचेगा 10। 10 किसका होता है, नियॉन का, उसका सेटिंग कर दो 20, कोई दिक्कत नहीं। नाउ थर्ड, सेकेंड हो गया ये थर्ड, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या बेटा, ये पॉजिट्रॉन को इमिट कर रहा है। अगर वैसे एलिमेंट जो पॉजिट्रॉन को इमिट नहीं कर पाएंगे, जो के सेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है उसी को कैप्चर कर लेते हैं। सही है, तो यहां पे के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या होगा कि अगर सोडियम है मेरे पास 1123 प्लस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है -E0। कैप्चर मतलब इस साइड दिखा देना। अब इसको बैलेंस करो, तो यहां पे देखो बेटा 11 में से 1 चला गया, दैट इज नियॉन, एटॉमिक नंबर नियॉन, और ये क्या हो जाएगा 23। अब यहां पे भी देखोगे N/P तो सेम ही आएगा बेटा, 12/11, तो इसका N/P आएगा 13/10। तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ी होगी। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको के सेल से कैप्चर हो जाता है। मैं समझाता हूं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है। इसको यहां पर कॉपी करो, फिर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में समझाऊंगा। हेडिंग इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज KLN, ये होता है सेल। बेसिकली एक अनयूजुअल फेनोमेना है, दिस इज ए अनयूजुअल प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि अगर जो आपके पास जो एटम है उसके पास अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं हुई फॉर द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, अगर पॉजिट्रॉन इमिट करने की अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, तो इस केस में क्या करता है, जो एटम होता है वो अपने के सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कैप्चर कर लेता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इस पर JEE में क्वेश्चन पूछा गया था कि के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से हम लोग कैसे इमिशन को करते हैं। तो बेसिकली के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है बेटा। अब इस एटम के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, किसके लिए, इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन के लिए। तो इस केस में क्या करता है, ये जो इसके के सेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है बेटा उसको कैप्चर ही कर लेता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो जो यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा
उसको ये क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, राइट, इसकी न्यूक्लियस। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो अगर आपने कॉपी कर लिया होगा, बताओ कॉपी हो गया इसका, इसके पहले वाला। Yes, sir. अब देखो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर मैंने समझा दिया। अब लिखो इसका डेफिनेशन, व्हाट वी मीन बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। लिखो, दिस इज अनयूजुअल प्रोसेस, दिस इज अनयूजुअल प्रोसेस, दिस इज अनयूजुअल प्रोसेस and shown by only those atoms and shown by only those atoms and shown by only those atoms which have and shown by only those atoms which have not sufficient amount of energy, which have not sufficient amount of energy for emission of positron, for emission of positron, full stop. In this case atom capture electron of K cell. In this case electron capture electron of K cell, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, K इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इन दिस केस एटम कैप्चर इलेक्ट्रॉन ऑफ K cell. So this is all about of this. Now we move to the next. Now next heading is changes caused by emission of alpha, beta and gamma particle. Changes caused by emission of alpha, beta and gamma particle. क्या क्या चेंज होता है, ठीक है, चेंजेस कॉज्ड बाय emission of alpha, beta and gamma particle, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या चेंज होगा वो हमें देखना है। तो सबसे फर्स्ट है बेटा emission of alpha particle। ये इंपॉर्टेंट है, समझते जाना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई में, मतलब ये बेस में बना रहा हूं जो क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम होते हैं। फिजिक्स में भी सेम चीज पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स में, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो ये चीज फिजिक्स में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वहां पे भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना आपको। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल हम लोग समझते हैं बेटा, बेसिकली अपने अल्फा पार्टिकल का इमिशन कराया, तो कोई भी एलिमेंट है उसको मैंने डिनोट किया एक्स जेड से। आपने क्या किया बेटा, एक अल्फा पार्टिकल को यहां से निकाल दे, तो अल्फा पार्टिकल को पहले निकालो, He2, दिस इज योर अल्फा पार्टिकल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज हीलियम के लिए। तो बेटा आपने इसको इमिट करा दिया, ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा माइनस अल्फा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अब ये नया एलिमेंट बनेगा जिसको मैंने वाई लिखा है। अब देखो दोनों साइड हमें क्या बैलेंस करना होता है, एटॉमिक नंबर को, तो यहां पे जेड है बेटा, और ये 2 पहले से आ चुका है, ये कितना हो जाएगा जेड माइनस, और मास नंबर में क्या होगा ए माइनस। देखो अब बैलेंस हो गया। तो जब आप अल्फा पार्टिकल का इमिशन करा रहे हो बेटा,
तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज बाय 2 यूनिट एंड मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4 यूनिट। तो दिस द इफेक्ट या चेंजेस। तो अब जो एलिमेंट है बेटा उसका नाम हम लोग देते हैं, तो दिस इज योर पेरेंट एलिमेंट, पी डॉट ई मैं लिख रहा हूं, पूरा आप चाहो तो लिख लेना। दिस इज योर पेरेंट एलिमेंट एंड दिस इज योर डॉटर एलिमेंट। इसका नाम ऐसा क्यों रखा मुझे भी नहीं पता, सन एलिमेंट क्यों नहीं रखा, अब ऐसा मत पूछना तुम लोग। तो साइंटिस्ट ने इसको बोला पेरेंट एलिमेंट, इसको बोला उसका डॉटर एलिमेंट। हो सकता है उसको बेटी से प्यार होगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट इसका नाम है। तो दिस इज योर पेरेंट एलिमेंट, दिस इज योर डॉटर एलिमेंट। तो पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट में क्या डिफरेंस आया, उसी को हम लोग बोलते हैं चेंजेस कॉज्ड बाय इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल का इमिशन करा रहे बेटा, तो जेड से जेड माइनस हो जा रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट एंड मास नंबर डिक्रीज बाय 4 यूनिट। तो अब इसको लिखो, उसके बाद मैं लिख पाता हूं, तो लिखो ऑन इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऑन इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऑन इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट and mass number decreased by 4 unit. On emission of alpha particle, atomic number decreased by 2 unit and mass number decreased by 4 unit. सही है। नेक्स्ट emission of beta particle। अब आप बीटा पार्टिकल को बेटा इमिट करोगे, emission of beta particle। emission of beta particle। तो emission of beta particle क्या होगा बेटा, तो आप एक एलिमेंट ले लो x, फिर से मैंने लिया z इसका एटॉमिक नंबर a। अब आपको बीटा पार्टिकल निकालना है, तो मैं बीटा पार्टिकल को पहले निकाल देता हूं। तो दिस इज योर बीटा पार्टिकल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बीटा बोलते हैं। दिस इज योर बीटा पार्टिकल। अगर आप इसको निकालते हो तो ये y, अब यहां में देखो बैलेंस करने के लिए क्या होगा बेटा, z आपको आना चाहिए, तो ये -1 पहले से है, तो अगर मैं +1 लगाता हूं तो z आ गया। व्हाट इज द चेंजेस, there is no change in mass number but atomic number is increased by 1 unit। यहां पे चेंजेस क्या हो रहा है बेटा, जब आप बीटा इमिशन करा रहे हो तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो अब इसको लिखो जल्दी से, ऑन emission of beta particle, on emission of beta particle, there is no change in mass number। On emission of beta particle, there is no change in mass number, there is no change in mass number, but atomic number increased by, atomic number increased by 1 unit, but atomic number increased by 1 unit। एटॉमिक नंबर आपका 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ बेटा। नाउ इमिशन ऑफ गामा पार्टिकल, अगर गामा पार्टिकल को आप इमिशन कराते हो तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, नो चेंज। तो इसमें डायरेक्टली एक लाइन लिखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इसलिए मैंने यहां पे करवा दिया। इमिशन ऑफ गामा पार्टिकल, लिखे बेटा आपने, ऑन emission of gamma particle, on emission of gamma particle, there is no change, there is no change। on emission of gamma particle, there is no change in mass number, there is no change in
mass number as well as atomic number. On emission of gamma particle, there is no change in mass number as well as atomic number. ना तो मास नंबर में चेंज होगा बेटा, ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट चेंजेस क्या क्या होंगे. नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. अब ये लॉ क्या होता है वो मैं बताने वाला हूं. ठीक है, देखो छोटा सा हेडिंग है. ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. तो इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना, तो पीरियोडिक टेबल जाना है. तो पीरियोडिक टेबल में बेटा ग्रुप क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज होते हैं. ग्रुप आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन ए पीरियोडिक टेबल. ऑल ऑफ यू नो. ओके, देखो अगर मैं बेटा ग्रुप बना रहा हूं, अभी मैं ग्रुप कुछ ही बना रहा हूं इसका. ये समझ लो, ये आपका एलिमेंट का पहले ग्रुप नंबर था. दिस इज जी. ये बिफोर जब एलिमेंट एक्स था उसका ग्रुप नंबर था. ठीक है, अब आपने क्या कराया, जब इस पे अल्फा पार्टिकल का इमिशन कराया, अल्फा पार्टिकल इमिशन, तो दिस इज योर पेरेंट एलिमेंट. अल्फा पार्टिकल का इमिशन कराया, समझना. तो जैसे ही इमिशन कराया बेटा आपको क्या मिलेगा, डाउटर एलिमेंट मिलेगा. तो अल्फा पार्टिकल का इमिशन कराने के बाद जो हमारे पास डाउटर एलिमेंट मिलता है उसका एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का डिक्रीज होता है. तो अगर 2 यूनिट डिक्रीज हुआ बेटा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज होता है. तो वो कहां पे पाया जाएगा, 2 यूनिट लेफ्ट पाया जाएगा. मिस दिस पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय डाउटर एलिमेंट. तो ये डाउटर एलिमेंट किसका होगा, अल्फा वाले का. तो मैं इसको अल्फा वाले लिख देता हूं. अगर आपने बेटा यहां पे बीटा पार्टिकल का इमिशन कराया, किसका कराया, बीटा पार्टिकल. अब मैं यहां पे बीटा पार्टिकल का इमिशन कराता हूं. अब बीटा पार्टिकल क्या करता है, जो हमारे पास डाउटर एलिमेंट आता है उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट कराता है. तो अगर इसका जेड था बेटा तो इसका कितना होगा, जेड प्लस 1. लेकिन इसका कितना था, जेड माइनस 2. कहने मतलब अगर 10 था तो ये 1 था और ये 9 था. तो यहां पे जो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, दिस पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय डॉटर एलिमेंट ऑफ बीटा. अब इसी चीज को लॉ दिया है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा कि अगर आपका डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है बेटा अल्फा पार्टिकल के इमिशन से, तो वो 2 पोजीशन लेफ्ट ऑक्यूपाई करेगा उस पेरेंट एलिमेंट से. ठीक है, अगर बीटा इमिशन से डॉटर एलिमेंट बन रहा है तो राइट में 1 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा इन योर पीरियोडिक टेबल. सही है, तो आप लिखो इसको फिगर बनाने के बाद. According to this law, daughter element produced by, according to this law, daughter element produced by alpha particle, daughter element produced by alpha particle occupies 2 position left, occupies 2 position left before, 2 position left before parent element, occupies 2 position left before parent element, and daughter element produced by beta particle emission
produced by beta particle emission occupies one place right after parent element, one place right after parent element in your periodic table, लिख लिया सबने? ये बस इसका लॉ. Now we move to calculation of number of alpha particle, beta particle, ठीक है, during your change. हो गया बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चन अपियर हो सकते हैं बेटा, और ये केमिस्ट्री में भी अपियर हो सकते हैं. तो कभी कभी क्या होगा, जेईई मेंस बोल देता है सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ फिजिक्स. तो कई बार ऐसा देखा है जेईई मेंस के पेपर में भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत करना कि सिलेबस में नहीं था, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ लेना. ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ number of alpha and beta particle during change. देखो इसको कैसे निकालते हैं वो मैं समझाता हूं पहले. जैसे मानो कि मेरे पास एक एलिमेंट है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो ये अब यहां से अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा, सही है. तो ये कन्वर्ट हो गया Y Z1 और इसका E1 आ गया, समझना. तो अभी अपने को कैलकुलेट करना है कि कितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और कितना नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इसने इमिट किया होगा, ये कैलकुलेट करना है. तो पहले हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं. चलो, let number of alpha particle emit is X and beta particle emit is Y. ये अपने सामने मान लिया कि X हमारे पास क्या बेटा, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है और बीटा पार्टिकल कितने हैं, Y है. तो ये हमने यहां से मान लिया है X और Y. चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं इसको मान लिया बेटा Z A Y Z1 A1, आपने अल्फा पार्टिकल X माना है बेटा, X लिख लो. अल्फा पार्टिकल नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल मान लिया Y, दिस इज नथिंग बट E -1. अब आप क्या कर रहे हो बेटा, बैलेंसिंग करने के लिए. नाउ हमें क्या करना है, बैलेंस करना है. ओके, तो हम बैलेंसिंग करने के लिए क्या करते थे, वही यहां पे मेथड यूज करेंगे. ठीक है बेटा. तो बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग यूज करते थे एटॉमिक नंबर बैलेंस. अब फर्स्ट हम लोग मेथड यूज करेंगे बैलेंसिंग ऑफ एटॉमिक नंबर. तो आप ऐसे लिख लो, बैलेंसिंग ऑफ एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर बैलेंस करने में क्या करते हैं बेटा, समेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का एटॉमिक नंबर इक्वल टू राइट हैंड साइड का. तो लेफ्ट हैंड साइड का एटॉमिक नंबर कितना है, Z. ये कितना है बेटा, Z1 प्लस, इसको आप क्या लिखोगे, X से मल्टीप्लाई करके 2X प्लस Y इंटू माइनस. अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना बेटा वहां से Y. तो Y को मैं इस साइड ले जा रहा हूं, इसको इधर ले आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. Y इक्वल टू क्या लिखोगे, Z1 माइनस Z ये प्लस 2X.
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अपने को यहां से क्या करना है, अपने को फिर से बैलेंसिंग ऑफ मास नंबर करना है। तो मास नंबर बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ मास नंबर। तो समेशन ऑफ मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में कितना मास नंबर बेटा ए, और राइट हैंड साइड में जो मास नंबर है उसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये इक्वल टू A1 प्लस, अब देखो बेटा ये x है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि x एलिमेंट है तो 4x हो जाएगा उसका, तो 4x। अपने को किसका वैल्यू निकालना है, x इज योर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो x की वैल्यू यहां से निकालोगे आपका कितना आ जाएगा a माइनस A1 डिवाइडेड 4। तो जो आपने यहां से इक्वेशन में लाया वैल्यू x का इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या बन जाएगा y इक्वल टू z1 माइनस z प्लस 2, x की जगह ये रख देंगे a माइनस A1 डिवाइडेड 4, है ना। तो यहां से क्या आ गया, y आ गया, y इक्वल टू z1 माइनस z प्लस a माइनस A1 डिवाइडेड 2। तो इसको आप कॉपी करो डेरिवेशन को, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा केवल आप इस चीज को हल करना, ये वाला, इसको बिना इस फॉर्मूले के कैसे निकालते हो मैं सिखाता हूं आपको। a माइनस z1 माइनस z इससे निकलेगा बेटा प्लस a माइनस A1 बाई 2 से निकलेगा, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके बाद मैं सिखाता हूं। इसको कॉपी करो और बोलो सर, तो फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। कॉपीड, आज तक वो अभी हो गया। यस सर। चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज calculate the number of alpha and beta particle in the fringe. First is uranium 92 to 38, lead Pb 82 206, second uranium 92 to 32 to lead 82 207. Okay. आपका आंसर आते जाओ तो कमेंट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, नेपच्यूनियम NP 93 to 237 BI and question for thorium 92
32 से लेड फर्स्ट केस में अल्फा पार्टिकल कितना है किसी का बेटा बताओ। अगर मुझे पता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पहले निकालता हूं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसका फॉर्मूला भी लिखाया था a माइनस a1 डिवाइड बाई 4। पार्टिकल 8 आ रहा है। हाँ, तो आप क्या करोगे 238 माइनस 206 डिवाइड बाई 4। यही हो आ रहा ना। यस एक आ रहा। अब बीटा पहले फॉर्मूले से निकालो फिर मैं सिखाता हूं बेटा। फॉर्मूला क्या था बीटा के लिए, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल z1 माइनस z प्लस a माइनस a1 बाई 4। यही था, सॉरी 2 था। अब देखो z1 कितना है बेटा आपके पास 82 माइनस क्या करोगे 92 प्लस दिस इज नथिंग बट 32 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया 10 माइनस का 10 प्लस 16 6 आ रहा है। ठीक है, अब आप इस तरह ना निकाल के दूसरे क्लास से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, मैं आपको सिखाता हूं दूसरे तरीके से, समझना। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल ये एकदम बिल्कुल शॉर्टकट है, इसी मेथड से करेंगे। देखो बेटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आ चुका है 8 आ चुका है। तो 8 अल्फा पार्टिकल को इमिट करने के कारण कितने का चेंज आया होगा जेड में, उसको बताओ 16 का, क्योंकि 1 के कारण 2 यूनिट का चेंज आता है बेटा। तो 8 के कारण कितने का डिक्रीमेंट आएगा 16 का। चलो ये टोटल डिक्रीमेंट इसके कारण आया अल्फा पार्टिकल के कारण। अब अपने को देखना है यहाँ पे कितना का ये डिक्रीमेंट दिख रहा है। 92 से 82 में कितने का डिक्रीज हुआ है नंबर में, आप बोलोगे सकते हैं। तो बेसिकली 16 का होना चाहिए, लेकिन अब 10 का हो रहा है। 6 किसने इंक्रीज किया अल्फा बीटा पार्टिकल में। तो आप ये क्या करोगे 92 माइनस 82 करो, दैट इज 10। तो ये डायरेक्टली 6 हो गया। मैं फिर से समझा देगा। अल्फा पार्टिकल आपको कितना आया बेटा 8 आया। तो 8 के कारण कितना डिक्रीमेंट होना चाहिए, डिक्रीज कितना होना चाहिए 16 का, क्योंकि 1 यूनिट से 2 का डिक्रीमेंट होता है। तो 8 यूनिट से कितने का होगा 16 का। तो टोटल चेंज इन एटॉमिक नंबर 16 आना चाहिए। लेकिन हमें कितना दिख रहा है 92 से 82 दिख रहा है, मतलब 10 का चेंज दिख रहा है। तो 16 माइनस 10 करो, दैट इज योर बीटा पार्टिकल। तो 16 माइनस 10 दैट इज 6। यहां से देखोगे तो वही आ रहा है 16 माइनस 10 ही आ रहा है। तो आप इसको फॉर्मूला याद रखो, आप ऐसे कर लो। अब इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है सारे को ऐसे करते हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पहले निकालते हैं बेटा। तो a माइनस a1 232 माइनस 207 डिवाइड बाई 4। इसका कितना आ रहा है फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ जाएगा, मैंने कुछ गलत लिख रखा है क्या 6.25 आ रहा है सर। रुको एक मिनट, ये करेक्शन ले कर लो बेटा। 235 है, 237 नहीं है। अब आ जाएगा ना, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। देखो अब 7 आ गया अनमोल, 235 से कर लो। तो 7 अल्फा पार्टिकल आ गया। बीटा पार्टिकल निकालने के लिए ट्रिक बताया वही लिखो, क्योंकि आप फार्मूला भी वही कर रहे हो। बीटा पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए कितना डिक्रीमेंट आना चाहिए 14 का। 7 into 2 कर दो 14। आपको कितने का चेंजेस दिख रहा है बेटा 92 से 82 के बीच में कितने का चेंजेस दिख रहा है 10 का। तो 10 14 माइनस 10 दैट इज 4। 7 और 4 आ गया। नाउ इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अल्फा पार्टिकल इक्वल टू ए कितना है 237 माइनस 209 डिवाइड बाई 4। कितना
कितना आ गया, ये भी शायद 7 आता है, ठीक है 7। अब बीटा पार्टिकल में से देखो करके कि बीटा पार्टिकल कितना आता है बेटा इसका। अगर बीटा पार्टिकल करना है तो 7 टू क्या करोगे 14 माइनस कितने का चेंजेज है 93 टू इसमें देखना है 83 चेंजेज इज 10 का, तो बीटा भी कितना आएगा पूरा, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट बचा, लास्ट का तुम लोग कर लोगे, मैं इधर लिख देता हूं अल्फा पार्टिकल बेटा इक्वल टू क्या लिखोगे 232 माइनस 208 डिवाइड बाय 2 4 24 6 है। तो अब का जो अल्फा पार्टिकल बेटा इसके लिए 6 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले के लिए कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना, और बीटा पार्टिकल अपने को निकाला है। चलो बीटा के लिए क्या करेंगे 6 टू जा 12 माइनस कितने का चेंज है 92 से 90 टू 82 8 का 12 माइनस 8 32, इसके लिए बीटा पार्टिकल पूरा गया। तो मैं फिर से बताता हूं कंसेप्ट। अल्फा के लिए क्या करना बेटा a माइनस a1/4, तो इससे सारे में कैलकुलेशन किया तो अपने आया 8 7 और 6 है, ठीक है। नाउ बीटा पार्टिकल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था z1 माइनस z प्लस a माइनस a1 डिवाइड बाय 2, इससे भी कैलकुलेट करो तो 6 आ रहा फर्स्ट का। अगर आपको इससे नहीं कैलकुलेट करना तो ये मेथड यूज करना है। इस मेथड के अनुसार क्या करना है आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है बेटा, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का कारण कितना डिक्रीमेंट आता है, एक में 2 यूनिट का आता है, 8 अल्फा पार्टिकल आपका निकले हुए, तो कितने का डिक्रीमेंट आएगा 16 का, तो 8 टू 16 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ये कितना चेंजेस है, तो 92 माइनस 82 दैट इज 10 का चेंजेस है, 16 माइनस 10 दैट इज 6। यहाँ पे 7 इंटू 2 करो उतना 14 आना चाहिए, देन एक्चुअल में कितना आ रहा है 10 का आ रहा है 4, 14 माइनस 10 दैट इज 4, 4 आपको किसमें रहेगा बीटा पार्टिकल में। 93 माइनस 83 है, 10 का यहाँ भी चेंज है, तो यहाँ अल्फा पार्टिकल कितना है 7 इंटू 2 करो दैट इज 40 माइनस 6। अब यहाँ पे देखो आपके पास अल्फा पार्टिकल 6 आ चुका बेटा, तो उसके कारण कितने का चेंज होना चाहिए 12 का, और इन दोनों में चेंजेस कितना है 90 माइनस 82 में दैट इज 8, तो 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, राइट। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।